जय श्री राम। तो आज हम आए हैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। हाँ, क्या है वो और टॉपिक ये है कि कर्नाटक में एक लड़की का मर्डर होता है, उसका नाम नेहा है। और मर्डर करने वाला एक विशेष समुदाय यानी कि फयाज नाम होता है उसका। लेकिन इस मर्डर के बावजूद भी जो नेता होते हैं, कांग्रेस के पार्षद होता है उसके पिता, तो वो जो है उस मर्डर का नाम नहीं लेता। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि उस पिता ने उस विशेष समुदाय के उस लड़के का नाम नहीं लिया जिसकी बेटी का मर्डर हुआ? ठीक है। ऐसा क्यों हुआ हो? ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ये तो उस पिता से पूछना चाहिए कि इतनी प्यार मोहब्बत बरसाने वाली कौम अगर ऐसे हालातों पे मजबूर कर रही है कि एक बाप न खुल के नाम भी नहीं ले सकता उस अत्याचारी का जिसने उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। तो एक पार्टीवाद से ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक जब आप पार्टी की गुलामी कर लेते हो ना, सपोर्ट नहीं गुलामी कर लेते हो, तो फिर आप सही गलत का अंतर जो है वो भूल जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस केस के अंदर कि ये एक पार्टी का वोट लेने के चक्कर में, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेने के चक्कर में आरोपी का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि कर्नाटक में जो सरकार है वो भी कांग्रेस की है, यानी पुलिस प्रशासन जो है वो कांग्रेस के अधीन है। तो ऐसे में तो ये कार्यवाही बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्यवाही की न्यूज़ आई नहीं है। ना सोशल मीडिया पे आई है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ दी है। भैया तो किसी मीडिया पर कोई न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि एक नारा इन्होंने बुलंद किया था पिछले चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज वो लड़की कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देगी। कितनी ही लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस लड़की का आपको नामो निशान कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ चुनाव के समय में वो लड़की निकलती है और सिर्फ अपने मुद्दों तक सीमित रहती है। बाकी पब्लिक के मुद्दे क्या है, पब्लिक को क्या परेशानी है, उस लड़की को कोई मतलब नहीं है। बंगाल के अंदर इतनी औरतों के साथ नरसंहार और उनके साथ अत्याचार हुआ, आज तक उस लड़की का नामो निशान नहीं मिला जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल कोरी कल्पना है कि कांग्रेस अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी या लड़कियों पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ बोलेगी। तो आपने बंगाल का जिक्र किया। बंगाल में एक घटना हुई थी संदेश खाली की। पूरे देश ने वह मतलब उसकी जो निंदा भी हुई हुई थी, थी बहुत उसका बड़े स्तर पर वो कंट्रोवर्शियल मामला बन हुई गया थी। था। ठीक है, पूरा देश हिल गया था उस घटना को सुन करके, लेकिन उसके बावजूद भी किसी बड़े नेता का इस पर कोई बयान नहीं आया। ठीक है, लेकिन वही अगर हम कहें कि यदि कोई एक विशेष समुदाय की हत्या हो जाती है और करने वाला बहुसंख्यक होता है, तो सारे नेता जो है उसी के पीछे जो है उसी घटना के पीछे लग जाते हैं। लेकिन संदेश खली जैसी घटना होती है, इस मामले में इस जैसी घटना होती है, तो कोई भी विपक्ष का नेता बोलने को तैयार नहीं होता। भैया सारा मामला जो है ना वो वोट बैंक पे अटका हुआ है। आप बात समझो, कौन सी पार्टी का कौन सा वोट बैंक है। तो जिस पार्टी ने जो वोट बैंक बना रखा है वो उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी। ठीक है, चाहे उस पर कितने ही अत्याचार हो जाए, चाहे वहाँ की जनता कितने ही जुल्मों से सारोबार हो, लेकिन वो उस चीज़ पर कभी भी अपनी राय नहीं रखेगी, ना ही कभी खुल करके एक बड़े मंच से कोई ऐसी घोषणा या ऐसी बात करेगी कि जिससे उन्हें आने वाले चुनाव में घाटा हो, मुनाफा ना हो, है ना, उस उनका वोट बैंक घट ना जाए। इसी वजह से आपने कई जगह पर ये देखा हुआ कि मुस्लिम बहुल एरिया में भी या बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हैं और उसके बाद भी कांग्रेस जैसी पार्टियां उस पर टिप्पणी करने से भी बचती है। सही गलत की तो बात छोड़ दीजिए, टिप्पणी करने से भी बचती हैं। तो सोचो कि अगर ऐसी पार्टी सत्ता में आती है तो वो आपको न्याय कैसे देगी, आपका न्याय कहाँ तक सुरक्षित हाथों में है, ये आप खुद सोच सकते हो। तो इन घटनाओं से अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? तो आज तक अपराधियों के हौसले बुलंद थे जब तक कांग्रेस की सरकार थी। आपने बसों में, मैंने तो खुद देखा, बसों और ट्रेनों पे लिखा रहता था किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, उसमें बम हो सकता है। ठीक है ना, ये बहुत साफ साफ इन्फॉर्मेशन लिखी रहती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता से जाने के बाद कितने बम विस्फोट देश के अंदर हुए, जरा ये बताइए। चुनाव आने से पहले ही बम फूट जाता था देश के अंदर, जैसे ही चुनाव आने वाले होते थे उससे पहले कोई ना कोई बम विस्फोट देश में हो जाता था। वो सिर्फ इस वजह से होता था क्योंकि सामने चुनाव है और कांग्रेस को वोट चाहिए होता था, पब्लिक की सिंपैथी चाहिए होती थी। लेकिन आज तक उन आतंकवादियों पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके हाथ कभी नहीं बांधे। क्यों? क्योंकि आतंकवाद कांग्रेस का बी पार्टी है, समझ गए। इधर कांग्रेस कुछ करती है तो आतंकवादी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, आप देखो देश के अंदर एकदम से दंगे बढ़ जाएंगे, चोरी चकारी लूट फसाद ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जैसे ही कांग्रेस पावर से चली जाती है, अब योगी बाबा का डंडा चला तो ये सारे अपराधी कहाँ गायब हो गए?
ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन में समा गए होंगे एकदम से, कहीं ना कहीं गए होंगे ना। ये सारे के सारे शिफ्ट हो गए बंगाल की तरफ, ठीक है, क्योंकि बंगाल में बिल्कुल खुला चलता है, खुले तौर पर ये चीज़ चलती है। कन्वर्टेशन वहाँ पर होती है, मारपीट वहाँ पर होती है। अगर आप तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी की बात भी करते हैं तो आपके घर फूंक दिए जाते हैं, बच्चों को यतीम कर दिया जाता है, आपका पता नहीं लगता कि आप इसी धरातल पे हैं या किसी और धरातल पर चले गए। तो ये हालात हैं बंगाल के। आप आगे का भविष्य खुद तय कर सकते हो। आपने कहा कि भाई कांग्रेस के राज में ऐसा होता है, तो एक घटना जो है मणिपुर की भी है, हाँ बिल्कुल है। उसमें तो कांग्रेस नहीं थी। हाँ बिल्कुल तो कांग्रेस नहीं थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ही ऐसा करती है? वहाँ तो भाई बीजेपी सरकार थी जब हुआ था ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो पूरा प्रकरण क्या था? सिर्फ हाईलाइट मत दिखाओ जनता को, पूरे प्रकरण पे बात करो कि वो दंगा हुआ किस वजह से था, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, जनता जब जनता कहूँ मणिपुर वालों को या क्या कहूँ कि उन्हें हाथ में हथियार उठाने पड़ गए, तो आप सोच सकते हो कि उस जनता की मानसिकता क्या होगी जिसने हाथ में हथियार उठा लिए हों। एक दिन में एक रात में कोई हथियार नहीं उठाता, इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और ये प्लानिंग बीजेपी से भी पहले से चलती आ रही है, जिस समय कांग्रेस का राज हुआ करता था। ये सब एक रात की खिचड़ी नहीं है कि एक रात में घोटी और आपको परोस करके सामने रख दी। ये प्लानिंग बहुत पहले से थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को सरकार में रहते हुए उठाना पड़ा, और जिसे बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष ने भुनाया भी। बार बार ये बात कह करके मणिपुर की महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, तो वहीं बंगाल की महिलाओं को क्यों नहीं देखा जाता, राजस्थान की औरतों को क्यों नहीं देखा जाता? क्या ये हमारे देश की महिला नहीं है? सिर्फ मणिपुर की महिला हमारे देश की महिला है क्या? वहाँ पर अत्याचार होगा तो ही सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, राजस्थान और बंगाल की महिलाएं कहाँ जाएंगी भाई? उनके अत्याचार पर कौन बोलेगा? उस पर भी तो अपनी बात रखो, उस पर भी तो टीका टिप्पणी करो। या सिर्फ मणिपुर दिखाई देता है, बाकी जगह आंखों में बाबासीर फूट जाती है क्या? सच को देखने की हिम्मत रखो, सच को बोलने की हिम्मत रखो, सच को सुनने की हिम्मत रखो, और अगर ये नहीं कर सकते तो जाओ कोई पार्टी ज्वाइन कर लो, उनके टट्टे चाटो। जहाँ जो है मणिपुर से बंगाल में आते हैं, बंगाल में आपने नाम लिया तृणमूल कांग्रेस का। हाँ बिल्कुल। ठीक, बंगाल में आज ऐसी स्थिति है कि रामनवमी पे अगर जुलूस निकलता है तो वहाँ पे पत्थर जल जाते हैं। ये बंगाल, ये स्थिति है। क्या बंगाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है, देखो अगर हम कहें, अगर पुलिस को यह अधिकार होता है ना कि अगर उसको हमारे घर का यूज़ करना है वो कर लेगी, आप पे ऐसी धारा लगा देगी कि आपको अपना घर देना पड़ेगा। तो सुरक्षा के मद्देनज़र आजकल देखो सब कैमरे वगैरह हैं, कैमरे सहित आप जो है छत पे कर सकते हो। लेकिन ममता दीदी क्या कहती हैं? ममता दीदी कहती हैं कि भी सुरक्षा के कारणों की वजह से हम नहीं कर रहे। सुरक्षा के कारण तो ऐसा क्यों? आप मुझे, मैं एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ। किसी भी राज्य के अंदर पुलिस जो काम करती है, वो वहाँ पर जो पार्टी बैठी हुई होती है ना, जो उस समय उसमें होती है, सत्ता में होती है, उसके अधीन होकर के काम करती है, ठीक है। पुलिस के पास पावर तो बहुत है, लेकिन वो बंधी हुई है, ठीक है। ओपन हैंडेड नहीं है कि पुलिस अपनी मर्जी से कोई कार्रवाई कर सके। जब तक उसे ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक वो नीचे धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अब बंगाल की आप बात करते हैं कि बंगाल में पुलिस है, लेकिन वो पुलिस सत्ताधारियों के विरुद्ध काम कर सकती है? आप ये बताइए, नहीं कर सकती ना। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि रामनवमी पर बंगाल में पत्थर चले, ये चले वो चले, तो भाई ये पहला केस नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि रामनवमी पर हमारे देश के किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में पत्थर चले हों, दंगा हुआ हो, ठीक है। हर साल रामनवमी पर जब भी शोभा यात्रा निकलती हैं, जब भी हमारे हिंदुओं के सनातन के जुलूस निकलते हैं, तभी किसी न किसी क्षेत्र में आपको ये आधिकारिक घटना सुनने को मिल जाएगी, कहीं पर दंगा हुआ है, कहीं पर पत्थरबाजी हुई है, शांति प्रिय बहुल कौम ने जो है वहाँ पर कुछ शांति के पटाखे छोड़ दिए हैं। तो ये आपको क्यों सुनने को मिलता है, वो भी खासकर रामनवमी पर? आपसे बंगाल की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ये है सेक्युलरिज्म का जो चोला हमारे देश ने ओढ़ रखा है ना, उसका खामियाजा। ये खामियाजा कैसे है कि कल तक आप उनकी ईद में शामिल हो रहे थे, उनके यहाँ सेवैया खाने जा रहे थे, ठीक है भाई, उनका त्यौहार है, आप भी उनकी खुशी में शामिल होना चाह रहे हो, चलो समझ में आती है, ये हो गया सेक्युलर भाईचारा। लेकिन दूसरी तरफ से ये सेक्युलरिज्म क्यों दिखाई नहीं पड़ता कि हमारी शोभा यात्रा हो रही है और मुस्लिम कम्युनिटी ये कहे कि चलो हम भी शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, क्यों उन पर पत्थर बरसते हैं? ये बताओ। ये सिर्फ भाईचारे की देन है, जिसे इस देश में भाईचारे के नाम पर बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ भुनाती हैं। सच्चाई वो देखने देना चाहती नहीं है, क्योंकि जनता ने अगर सच्चाई देख ली तो वो फिर अपना अच्छा बुरा दोनों तरफ से सोचना शुरू कर देगी, जो कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती। वो चाहती हैं भक्त को अंधभक्त बनाना, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, वो यही चाहती है। वो नहीं चाहती कि हमारा जो फॉलोवर है वो सही गलत में फ़र्क करना भी सीखे।
और यही सब यहाँ पर हो रहा है। ये जितनी पत्थरबाजियाँ जो हो रही हैं, ये सिर्फ इसी वजह से हो रही है, जो भाईचारा का ये जहर घोला जा रहा है ना, कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक तरफ हम गाय की पूजा करते हैं, उधर वो काट के खा जाते हैं। एक तरफ हम 9 साल की लड़की में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं, और एक तरफ 9 साल की बच्ची से निकाह पढ़ा लिए जाते हैं। ठीक है, एक तरफ आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लिखा है कि हिंदू वो मुस्लिम कम्युनिटी में तो भाई बहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कौन सा भाईचारा देश की रगों में ये घोला जा रहा है, जो ये जड़ों को खोखला कर रहा है। तो आप अपनी जड़ें खोखले करवाते रहिए, आप उनकी सेवैयाँ खाते रहिए और अपनी रामनवमी पर पत्थर चलवाते रहिए। तो ये तो आने वाला भविष्य है, इसे जितनी जल्दी देख लोगे, समझ लोगे, उतनी जल्दी हिंदुओं की आंखें खुल जाएंगी और अपना सही गलत देखना सीख जाएगा। उसे किसी पार्टी के अधीन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर चाहे बात बंगाल की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की हो। देखो आप जो इतनी घटनाएं होनी, चाहे कर्नाटक की अभी हाल ही में हुई घटना हुई, संदेश खाली की घटना हो, या जो बदायूं में हुई थी 2 बच्चों के साथ जो है मार दिया था उसकी घटना हो, या कन्हैया कुमार की जो, इन सभी घटनाओं का बहुसंख्यक समाज, जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? भाई देखो, मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा लाडलो, एक बात समझ के चलना। हो सकता है आपकी नाराज़गी पृथ्वीराज चौहान से हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता कि उसका विकल्प आप मोहम्मद गोरी को चुनें। हो सकता है कि सरकार के अंदर कुछ कमियां हों, कहीं जगह पर वो आपकी रक्षा करने में असक्षम भी हुई हो, या किसी वजह से ऐसी वारदातें हुई हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विपक्ष में, देखो हिंदू जो है ना उस गाय की तरह है जो अपने मालिक से नाराज़ होने के बाद सीधा कसाई के पास चला जाता है। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो कुछ घटनाएं हुई है, ये हिंदुओं के मन में जहर खोलने की बात है कि आप इस राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की तरफ चले जाइए, वो आपकी सुरक्षा करेगी। अगर वो इतनी सुरक्षा करने में सक्षम होती तो आज धरातल पर उसका नाम मिटने की कगार पे ना होता, आज राजनीतिक मीम ना बन रहे होते इन पार्टियों के ऊपर। आप देख रहे हो आज कांग्रेस सत्ता की दौड़ में कहीं कोसों मील पीछे रह गई है, दौड़ में तो है ही नहीं, अपनी धरातल तक नहीं बचा पा रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हिंदुओं के दिमाग में जो उसने जहर घोला था, मुसलमान कम्युनिटी को जो उसने इतना पीसफुल बताया था, और आज वही पीसफुल कम्युनिटी कहीं भी काट देती है। देखो मच्छरों के भी काटने का एक समय होता है, ठीक है, लेकिन इन जिहादी कीड़ों का काटने का कोई समय नहीं होता। ये आपको कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके से काट देंगे ये आपको भी पता नहीं लगेगा। तो इससे पहले ये आप पर काटें या आप पर हथियार उठाएं, उससे पहले अपनी सुरक्षा करना सीख लो, अपनी आंखें खोलना सीख लो, इनके खिलाफ बोलना सीख लो। और अगर नहीं बोल पाओगे तो काटे तो तुम फिर भी जाओगे, क्योंकि इनकी नज़र में हम सब काफिर हैं। कोई इनके खिलाफ लड़े वो भी काफिर, और कोई इनके खिलाफ ना लड़े वो भी काफिर। तो जब हम सब काफिर हैं तो कटना तो हम सबको है। हमें पता है कि हम इसलिए कटेंगे क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं, और तुम इसलिए कटोगे क्योंकि तुम इस गलतफहमी में हो कि ये भाईचारा बना रहेगा, लेकिन कटना सबको है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और फिर ऐसे टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। राम राम।